हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं डीपी एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कहते हैं ना कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत अपना इतना इरादा करो। आइए हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो जो इसमें कुछ रिएक्शन है उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। किसकी बात कर लेते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम यहाँ पर इसके इंग्लिश वर्ड को ध्यान दें तो ये क्या लिखा है, एक्जोथर्मिक। एक्जो का मतलब यहाँ पर किससे है, बाहर निकलने से। किससे है, बाहर निकलने से। तो अगर हम बात कर लें कि यहाँ पर बाहर क्या निकलेगी, तो यहाँ पर ऊष्मा क्या होगी, बाहर निकलेगी। नाम क्या है, ऊष्म प्लस अवक्षेप, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा क्या होती, निकलती है, उनको हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। या फिर हम कह सकते हैं क्या कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जब वे पूर्ण होती हैं तो उनके पूर्ण होने पर क्या प्राप्त होती है, ऊष्मा या फिर ऊर्जा। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग एक नाम देते हैं क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसकी डेफिनेशन में हम लोग कह सकते हैं क्या कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा प्राप्त होती है या जिनके फलस्वरूप ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है, उनको हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखें क्या होता है जब मेथेन का क्या होता है, दहन। मेथेन का मतलब क्या होता है, CH4। ये क्या है, प्राकृतिक गैस। और जब प्राकृतिक गैसों का दहन होता है तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कभी कभी पूछा जाता है कि प्राकृतिक गैसों के दहन की प्रक्रिया को किस प्रकार की अभिक्रिया हम लोग कहेंगे, ऊष्माक्षेपी कहेंगे कि ऊष्माशोषी कहेंगे। तो जो प्राकृतिक गैसें होती हैं जब उनका दहन होता है तो कैसी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या होता है जब मेथेन का क्या होता है, दहन। मतलब इस मेथेन गैस को हम जलाते हैं और जलाने का काम कौन सी गैस करती है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें, ये जो प्राकृतिक गैस है मेथेन, इसका जब दहन होगा तो जिसके दहन के फलस्वरूप क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या, H2O, और क्या मुक्त होगी यहाँ से, ऊष्मा। क्या मुक्त होगी, ऊष्मा, यानी कि ऊर्जा यहाँ से क्या होगी, निकलेगी। तो इस अभिक्रिया को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या लिखा है, CH4। ये क्या है, मेथेन प्लस O2। इसका मतलब इस मेथेन गैस का क्या किया जा रहा है, दहन किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, और इसके फलस्वरूप क्या निकल रही है, ऊर्जा। क्या निकल रही, ऊर्जा। तो अगर इस अभिक्रिया को हम बैलेंस करें तो इधर कार्बन के कितने एटम्स हैं, एक। इधर भी कार्बन के कितने एटम हैं, एक। कार्बन के एटम दोनों और क्या हैं, बराबर, गिब्स आउट के पहले और गिब्स आउट के बाद। लेकिन यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन एटम्स की बात कर लें तो गिब्स आउट के पहले जो रिएक्टेंट हैं इनमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4। और प्रोडक्ट में H2O जो है इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। ये पूर्णतया बैलेंस नहीं है। तो हम इस H2O को कितने से गुणा कर लेंगे, 2 से। तो 2 2 जा 4, मतलब उधर भी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4, और इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 4। अब बात कर लेते हैं किसकी, ऑक्सीजन की। तो इधर ऑक्सीजन टोटल कितने हैं, 2 1 कम 2 ये और 2 ये, मतलब टोटल कितने हैं, 4, और इधर कितने हैं, 2। तो इस O2 को भी कितने से हम गुणा कर लेंगे, 2 से। तो रिएक्शन क्या बनेगी, CH4 प्लस 2O2 गिव्स आउट बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, जिसके फलस्वरूप क्या निकलेगी, ऊर्जा। क्या निकलेगी, ऊर्जा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जब मेथेन गैस का ऑक्सीकरण हुआ या फिर जब मेथेन गैस का क्या हुआ, दहन, तो इस दहन के फलस्वरूप क्या निकल रही, ऊर्जा। तो ये कैसी अभिक्रिया होगी, ये कैसी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब मेथेन गैस का दहन होता है तो अगर हम बात कर लें तो लगभग हम कह सकते हैं कि 890 किलो कैलोरी जूल एनर्जी क्या होती है, प्राप्त होती है। तो ये ऊर्जा क्या होती है, निर्मुक्त होती है। तो ये कैसी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब कुछ और एग्जाम्पल की हम बात कर लें, जैसे हम थर्माइट अभिक्रिया की बात कर लें। किसकी बात कर लें, थर्माइट अभिक्रिया की। तो थर्माइट अभिक्रिया होती क्या है कि जब फेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या, Fe2O3 का हम क्या कराते हैं, एल्यूमिनियम के द्वारा इसका क्या होता है, अपचयन।
क्या होता है, अपचयन। तो यहाँ पर आगे चल करके बनता क्या है, एल्यूमिना मतलब Al2O3, क्या बनता है, Al2O3, और इसके फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ से मुक्त हो जाता है क्या, आयरन। आयरन का मतलब Fe प्लस क्या निकलती है, ऊर्जा। क्या निकलती है, ऊर्जा। तो इस अपक्रिया को एक नाम दिया जाता है क्या, थर्माइट अपक्रिया। क्या नाम दिया जाता है, थर्माइट अपक्रिया। तो अगर इस थर्माइट अपक्रिया में हम देखें तो ये Fe2O3 क्या है, फेरिक ऑक्साइड, और जब इसका क्या होता है, अपचयन किसके द्वारा, एल्यूमिनियम धातु के द्वारा, तो यहाँ पर बनता क्या है, एल्यूमिना मतलब Al2O3 प्लस क्या, आयरन, और क्या निकलती है यहाँ से, ऊर्जा। तो ये भी इस अपक्रिया में अगर हम ध्यान से देखें तो क्या मुक्त हो रही, ऊर्जा मुक्त हो रही। इसका मतलब ये भी कैसी अपक्रिया होगी, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होगी। कैसी होगी, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। और जो ये थर्माइट अपक्रिया है इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो इसका प्रयोग हम रेल वेल्डिंग में करते हैं। किसमें करते हैं, रेल वेल्डिंग में इस अपक्रिया का प्रयोग किया जाता है। किस अपक्रिया का, थर्माइट अपक्रिया का। तो कभी कभी हम पूछ लेते हैं क्या, या कभी कभी कुछ एग्जाम्स में भी क्वेश्चन देखा गया क्या, कभी कभी पूछा जाता है कि थर्माइट अपक्रिया का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो थर्माइट अपक्रिया का प्रयोग कहाँ हम लोग करते हैं, रेल की वेल्डिंग में, मतलब रेल वेल्डिंग में। जो कैसी अपक्रिया होती है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है। कैसी होती है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। अब अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात कर लें ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया के अंतर्गत ही, तो जैसे हम लोग बात कर लें किसकी, श्वसन की। किसकी बात कर लें, श्वसन। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया क्या, कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है। 4 ऑप्शन देता है, ऊष्मा क्षेपी है कि ऊष्मा शोषी है कि योगात्मक अपक्रिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात कर लें श्वसन की, तो श्वसन किसे कहते हैं, भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन। भोज्य पदार्थ में हम लोग क्या लेते हैं, ग्लूकोज C6H12O6, इसका क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण, मतलब इसकी अपक्रिया किससे करा देते हैं, ऑक्सीजन से। तो रिएक्शन क्या होती है श्वसन की, C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स आउट, तब बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या, H2O, और प्लस इसके फलस्वरूप क्या निकलती है, ऊर्जा। क्या निकलती है, ऊर्जा। तो इस अपक्रिया को अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, C6H12O6 ग्लूकोज, ये क्या है, ग्लूकोज, और ये क्या है, ऑक्सीजन। मतलब इस भोज्य पदार्थ का क्या हो रहा, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा, ऑक्सीकरण। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो ये किसमें बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और इसके फलस्वरूप क्या निकलती है, ऊर्जा। क्या निकलती है, ऊर्जा। तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 से, और H2O को भी कितने से कर लेंगे, 6 से। तो रिएक्शन क्या होगी, C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स आउट 6CO2 प्लस 6H2O प्लस क्या, एनर्जी। तो इस अपक्रिया में अगर हम ध्यान से देखें तो ऊर्जा क्या हो रही है, यहाँ पर ऊर्जा मुक्त हो रही। इसलिए कैसी अपक्रिया होगी, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। कैसी अपक्रिया होगी, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये यूपी बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है। तो श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। कैसी अपक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी। अब अगर हम बात कर ले ऊष्मा शोषी अपक्रिया की, किसकी बात कर लें, ऊष्मा शोषी अपक्रिया, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक या एंडोथर्मल रिएक्शन। अगर हम बात कर लें एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्मा शोषी अपक्रिया की, तो इसका नाम ही ध्यान से समझे, ऊष्म प्लस अवशोषी। अवशोषी का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना। यहाँ पर जो इंग्लिश वर्ड होता है एंडो, एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर। क्या होता है, अंदर। मतलब ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनको पूर्ण होने के लिए हमें क्या करनी पड़े, बाहर से ऊष्मा या ऊर्जा देनी पड़े, ऐसी अपक्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। कह सकते हैं क्या कि ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जो ऊर्जा या ऊष्मा का क्या करती हैं, अवशोषण करती हैं, मतलब जो ऊर्जा या ऊष्मा को ग्रहण करती हैं तब जाकर के वे पूर्ण होती हैं। तो ऐसी अपक्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या कि ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनको पूर्ण होने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात कर लें क्या, H2 प्लस I2 गिव्स आउट
यानी कि ये क्या है, हाइड्रोजन, और ये क्या है, आयोडीन। जब ये दोनों आपस में अपक्रिया करेंगे और किसका निर्माण करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड, मतलब HI का। तो इसको अगर बैलेंस करें तो इधर हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से। तो ये हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों आपस में अपक्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन तो करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब इनको हम लगभग कितनी एनर्जी देंगे, 53.9 kJ, मतलब किलोग्राम जूल। जब इतनी एनर्जी हम इसको देंगे तब जा करके ये हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इस अभिक्रिया में ये दोनों लोग अभिक्रिया करें और आगे चल करके प्रोडक्ट का निर्माण करें, इसके लिए क्या करना पड़ रहा, हमें एनर्जी देनी पड़ रही। इसलिए कैसी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। कैसे अपक्रिया होगी, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। अगर हम अगले एग्जांपल की बात कर लें, जैसे क्या N2 + O2 गिव्स आउट बनता क्या है, NO। क्या बनता है, NO। तो यहाँ पर अगर हम इसको बैलेंस करें तो इधर नाइट्रोजन के कितने हैं, 2, और इधर नाइट्रोजन का कितना है, 1 एटम। तो ऐसे में 2 से गुणा कर देंगे, तो ऐसे में इधर भी नाइट्रोजन के कितने एटम हो जाएंगे, 2, और इधर भी 2 एकम 2। इधर ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, इधर भी 2 एकम 2। तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेंगे और ये नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन कब, जब इस अभिक्रिया में हम इनको कितनी 180.5 kJ एनर्जी क्या करेंगे, देंगे, तब जाकर के ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, NO का। तो इस अभिक्रिया में भी अगर हम ध्यान से देखें तो अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं वो अभिक्रिया करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो कर रहे हैं, लेकिन कब कर रहे हैं, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, तब जाकर के ये NO का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर। तो ये कैसी अपक्रियाएं होंगी, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। कैसी अपक्रिया होगी, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। अगर अब हम देखें, बात कर लें कि इस अपक्रिया को हम कुछ अलग तरीके से अगर लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे अपक्रिया लिखी H2 + I2 गिव्स आउट इन प्रेजेंस ऑफ क्या, 53.9 kJ एनर्जी, तब जाकर के बना क्या, HI, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H2 + I2 + क्या, 53.9 kJ एनर्जी गिव्स आउट, तब जाकर के इधर बनेगा क्या, 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इस अपक्रिया में अगर हम देखें तो जो ऊर्जा है वो कहाँ लिखी, गिव्स आउट के पहले। इसका मतलब ये कैसी अपक्रिया होगी, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। अब अगर हम एक और रिएक्शन की बात कर लें, किसके अंतर्गत, ऊष्मा शोषी अपक्रिया के अंतर्गत। तो जैसे इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्या, कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है। किसकी हम बात कर लें, प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि सभी हरे पौधे क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और जड़ का जो रूट टिप सिस्टम होता है वहां से क्या, रूट टिप क्या करती है, मिट्टी से मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन करके कहां तक पहुंचाते हैं, ये पत्तियों तक। ठीक, तो आगे होता क्या है कि जो जाइलम और फ्लोएम तक होते हैं, इनके द्वारा ये सारी चीजें कहां तक पहुंचती हैं, पत्तियों तक। तो हम कहेंगे क्या कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि सभी हरे पौधे एटमॉस्फेयर से क्या ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, वाटर, मतलब H2O। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और H2O, इन दोनों लोग किसकी उपस्थिति में, पर्ण हरिम की उपस्थिति में और किसके, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश, इनकी उपस्थिति में जब ये दोनों चीजें आपस में मिलती हैं तब जाकर के किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज, मतलब C6H12O6 का प्लस क्या, 6O2। इस अभिक्रिया में अगर हम देखें, इसको अगर हम बैलेंस करें तो इधर कार्बन के कितने हैं, 6, तो ऐसे में इसको हम कितने से गुणा कर लेंगे, 6 से, और इसको भी कितने से, 6 से। तो रिएक्शन क्या होगी प्रकाश संश्लेषण की, 6CO2 + 6H2O गिव्स आउट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, मतलब पर्ण हरिम और क्या, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। तो ये दोनों लोग कौन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जब ये दोनों चीजें इनको मिलेंगे एक साथ, क्या, पर्ण हरिम और सूर्य का प्रकाश, तो ये दोनों लोग आपस में अपक्रिया करके किसका फॉर्मेशन कर देंगे, ग्लूकोज, मतलब C6H12O6 का प्लस क्या निकलेगी, ऑक्सीजन, मतलब 6O2। तो ये अभिक्रिया तभी संभव है जब इनको क्या मिले, रेडिएंट एनर्जी मिले। जैसे यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य के प्रकाश में जो ऊर्जा होती है वो किस फॉर्म में होती है, रेडिएशन एनर्जी के फॉर्म में होती है, मतलब विकिरण ऊर्जा के रूप में होती है। तो ये दोनों लोग क्या करते हैं,
आपस में जब संयोग करते हैं विकिरण ऊर्जा के उपस्थिति में, तो ये पर्णहरिम क्या करता है, इस रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, केमिकल एनर्जी में, और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, ग्लूकोज, मतलब C6H12O6। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कई बार ये पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण भी एक तरीके से कैसी अपक्रिया है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। उम्मीद करते हैं आप लोग थोड़ा बेहतर तरीके से इसको समझोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।